हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल आपको डेट 21 जनवरी बता दी गई थी, वो गलत थी। आज 21 जनवरी है और उसका डिस्कशन हम अब शुरू करेंगे। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है भारतीय वैक्सीन से पड़ोसी देशों में आशा का संचार, और दूसरी न्यूज़ है केंद्र 1.5 वर्ष अमल रोकने को तैयार। ये कृषि जो कानून है उससे रिलेटेड है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना महामारी की मार से बुरी तरह से प्रभावित दक्षिण एशिया के छोटे देशों में बुधवार को आशा का उत्साह की नई लहर दौड़ गई। वजह यह है कि इस महामारी के खिलाफ भारत में निर्मित वैक्सीन की खेप इन देशों में पहुंच गई है। भारत ने बुधवार को ही कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज भूटान और 1 लाख डोज मालदीव भेजी थी। 21 जनवरी को बांग्लादेश को कोविशील्ड की 20 लाख डोज और नेपाल को 10 लाख डोज भेजी जाएगी। इसके बाद जल्द ही श्रीलंका, मॉरिशस और अफगानिस्तान को भी वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इन देशों में नियामक मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इन सभी देशों के बीच जब चीन की तरफ से अपनी पैठ बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में भारत की यह वैक्सीन डिप्लोमेसी क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कृषि कानून के खिलाफ लगभग 2 महीने से दिल्ली में घेराबंदी करके बैठे किसानों के साथ गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया है कि वह 1.5 साल के लिए कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाकर रखेगी, और इस बीच एक संयुक्त विशेष समिति हर मांग पर चर्चा करेगी। यह बहुत बड़ा प्रस्ताव था और तत्काल किसान संगठनों पर इसका असर भी पड़ा है। कानून रद्द किए जाने की मांग पर अड़े और सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी रोक को भी नकार चुके किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार का मन बनाया है। उनका फैसला गुरुवार को आएगा। माना जा रहा है कि कुछ किसान संगठन और दबाव बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकतर संगठनों ने आंदोलन रद्द करने का मन बनाया है। शुक्रवार को विज्ञान भवन में सरकार के साथ किसान संगठनों की एक और दौर की वार्ता करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज की। एक न्यूज़ है और वो है जो बाइडेन बने अमेरिका के राष्ट्रपति। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच बुधवार को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। देश के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। बाइडेन ने अपने परिवार की 127 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं। बाइडेन से पहले अश्वेत उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की 56 वर्षीय कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरो ने शपथ दिलाई। वह अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति और पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। हैरिस का शपथ ग्रहण इस लिहाज से ऐतिहासिक रहा क्योंकि उन्हें शपथ दिलाने वाली सोटोमायोरो पहली लैटिन अमेरिकी न्यायाधीश हैं। सोटोमायोरो का चयन हैरिस ने किया था। दोनों ने साथ में वकालत की है। खास बात यह है कि शपथ ग्रहण से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने सभी परंपराएं निभाई। नेक्स्ट है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि बजट में मांग बढ़ाने के उपाय जरूरी, और दूसरी न्यूज़ है सभी राज्यों की होगी अपनी लॉजिस्टिक्स नीति। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। देश के 72% लोग चाहते हैं कि आगामी बजट में सरकार का मुख्य थीम मांग सृजन केंद्रित हो। बजट की थीम के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च लोगों की पसंद के रूप में दूसरे नंबर पर है। प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामले में पूछे जाने पर 40% लोग बजट में सरकार की राहत की उम्मीद कर रहे हैं। यह जानकारी उद्योग संगठन फिक्की व ध्रुव के एक सर्वे के बाद साझा की गई है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सेक्टर में मांग में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी का रुख जारी रखने की जरूरत है। वहीं कई सेक्टर में मांग में बढ़ोतरी प्रक्रिया को जारी रखने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। सर्वे में लोगों ने स्पष्ट कहा है कि बजट की प्राथमिकता मांग में मजबूती लाने की होनी चाहिए। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए टैक्स पॉलिसी के इस्तेमाल की भी जरूरत है। सर्वे के मुताबिक 40% लोग टैक्स में राहत चाहते हैं तो 32% लोग टैक्स को लेकर निश्चितता का माहौल चाहते हैं। नेक्स्ट है सभी राज्यों की होगी अपनी लॉजिस्टिक्स नीति। औद्योगिक लागत में कमी के लिए देश के सभी राज्य अपनी अपनी लॉजिस्टिक्स नीति बनाएंगे। वहीं वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय देश के 50 शहरों के लिए लॉजिस्टिक्स योजना तैयार कर रहा है।
इसका मकसद देश के अन्य शहरों के लिए उन योजनाओं को मॉडल के रूप में पेश करना है। काम में शहरी विकास मंत्रालय की मदद ली जाएगी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय कारोबार की सुगमता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र लॉजिस्टिक्स नीति बना रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय लॉजिस्टिक्स सुविधा के मामले में राज्यों का मूल्यांकन व रैंकिंग भी करेगा। लॉजिस्टिक्स पर राज्यों के साथ आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात सामने आई है कि निजी क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स सुविधा के विकास में आगे आना चाहिए। सम्मेलन में लॉजिस्टिक्स के विकास के लिए राज्यों के सामने 18 बिंदु रखे गए हैं। राज्यों की लॉजिस्टिक्स नीति में मुख्य रूप से शहर के लॉजिस्टिक्स वेंडर हाउस की मंजूरी का सरलीकरण और विकास में मदद, ट्रकों की आवाजाही और ट्रक ड्राइवरों की कमी, इन सबको दूर करने को शामिल करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है जिद में तब्दील हुआ आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संवैधानिक तरीकों से यदि लक्ष्य प्राप्ति संभव हो तो अराजक तरीके न अपनाए जाएं। किसान आंदोलन में इसका उल्टा होता दिख रहा है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लेखक, राजनीतिक विश्लेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है न्यूनतम समर्थन मूल्य का दुष्प्रचार। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ने पंजाब में जो समस्याएं पैदा की हैं वहीं अब दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कृषि मामलों के जानकार रमेश कुमार दुबे द्वारा। तीसरा आर्टिकल है जो बाइडेन युग का प्रारंभ, नए राष्ट्रपति बने हैं, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़। पहली न्यूज़ आर्टिकल से शुरू करते हैं। कुछ किसान संगठनों का आंदोलन अब उस मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है जहां से आगे के सभी रास्ते बंद हैं। किसानों का अब तक का रुख है कि वे सरकार की मानेंगे नहीं और सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे नहीं। उनकी मांग मानने का मतलब होगा कि बलपूर्वक और असंवैधानिक तरीके से अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक शक्ल का अख्तियार उसने ले लिया। और ये भी देखिए कई बार देखा गया कि अब उसमें कई भारत विरोधी भी नारे लगे। जैसे इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था जिसमें खालिस्तान की मांग की जाने लगी थी। कृषि आंदोलन का खालिस्तान की मांग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अराजक तत्व या फिर उसका जो आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है वो वाकई में किसी के भी हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन कमेटी बनाई, किसान संघों के वकील अदालत से गायब हो गए। जब कमेटी बन गई तो किसान संघों ने कमेटी की पहली बैठक से पहले ही मुनादी कर दी कि यह कमेटी तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट देगी। 4 सदस्यों में से एक भूपिंदर सिंह मान को तो इतनी धमकियां मिली कि उन्होंने कमेटी से ही तौबा कर ली। इस पूरे मामले में एक बात समझ लेनी चाहिए कि यह पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा के हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है, जो किसानों के हित से ज़्यादा बिचौलियों की व्यवस्था बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 वर्ग के लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं। एक वे जिन्होंने कभी आंदोलन देखा नहीं, वे मुग्ध भाव और फिर सहानुभूति भाव में आप्लावित हैं, और दूसरा वर्ग है जिसे लग रहा है कि इस आंदोलन के सहारे वे अपनी डूबती राजनीतिक नैया को पार लगा सकते हैं। पहला वर्ग निर्दोष भाव से जुड़ा है, दूसरा वर्ग पहले पर्दे के पीछे छिपा था, अब खुलकर सामने आ गया है। किसान आंदोलन की मूल समस्या यह है कि आंदोलनकारी अपना हित न देख पा रहे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की पहली बैठक के बाद उसके सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि कृषि कानून को वापस लेना किसानों के हित में नहीं है। यदि इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है तो अगले 50 साल तक कोई सरकार कृषि सुधार का प्रयास नहीं करेगी। किसानों का एक ही जवाब है, हम तो नहीं मानेंगे, कर लो जो करना है। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूनतम समर्थन मूल्य का दुष्प्रचार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 कृषि कानूनों के अमल पर अस्थायी रोक के बावजूद किसान संगठनों का अड़ियल रवैया कायम है। यही इस कारण है कि किसान संगठनों के साथ सरकार की 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। किसान संगठन 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। उनका सबसे ज़्यादा जोर एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी पर है। इसमें दो राय नहीं कि कृषि उत्पाद बढ़ाने और किसानों को एक निश्चित आमदनी सुनिश्चित करने में एमएसपी की अहम भूमिका रही है, लेकिन फिर एमएसपी वोट बैंक की राजनीति का जरिया बन गया।
नेताओं में राजनीतिक हित लाभ के लिए ऊंचा एमएसपी घोषित करने की होड़ मच गई। यदि एमएसपी का सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब के किसानों को मिला तो उसके दुष्परिणाम भी उन्हें ही झेलने पड़े हैं। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद ने पंजाब में जो समस्याएं पैदा की, वही समस्या अब दूसरे राज्यों में भी फैल रही है, क्योंकि सरकार गेहूं धान की सुनिश्चित सरकारी खरीद के जरिए किसानों का वोट हासिल करना चाहती है। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद को मिले प्रोत्साहन का नतीजा यह है कि आज वह पंजाब को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर आ चुका है। 2019-20 के मध्य में गेहूं की रिकॉर्ड 1.27 करोड़ टन की खरीदारी हुई। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020-21 के खिलाफ खरीफ सत्र के लिए 2500 रुपये क्विंटल के भाव से धान खरीदने का ऐलान किया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि छोटे किसानों के पास अपनी उपज बेचने का नेटवर्क नहीं है। इन किसानों की मंडी व्यवस्था तक पहुंच बनाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मंडी यानी इनाम नामक पोर्टल शुरू किया। इसके अलावा उत्पादन क्षेत्रों को खपत केंद्रों से जोड़ने के लिए किसान रेल चल रही है, जिसमें बिना बिचौलिए के किसानों की उपज सीधे उपभोक्ता तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार छोटे किसानों को किसान संगठन उत्पाद में भी जोड़ रही है ताकि वे बाजार अर्थव्यवस्था कदम ताल कर सके। इन एफपीओ को किसी कंपनी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। स्पष्ट है कि सरकार एक फसली खेती को बढ़ावा देने वाली एमएसपी से आगे बढ़कर बहुफसली खेती की ओर कदम बढ़ा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो बाइडेन युग का प्रारंभ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने इसलिए कांटों का ताज पहना क्योंकि उनके सामने जितनी गंभीर चुनौती घरेलू मोर्चे पर है, उतनी ही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी है। उन्हें एक ओर जहां बुरी तरह विभाजित अमेरिका समाज को एकजुट करना है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को फिर से बहाल भी करना है। ये दोनों ही काम आसान नहीं है। भले ही ट्रंप पराजित हो गए हों, लेकिन उनकी सोच को सही मानने वालों की कमी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की पराजय का मतलब यह नहीं कि वह जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका भी परिभाव हो गया हो। जिस तरह इन पर निगाहें रहेंगी, बाइडेन अमेरिका समाज के बीच खाई को पाटने के लिए क्या कदम उठाते हैं, उसी तरह इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी पहल से विश्वास व्यवस्था आकार लेती रहेगी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, विकेट कीपर में शीर्ष रैंकिंग के बल्लेबाज बने ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में नाबाद 89 रन की मैच विजेता पारी खेलकर विश्व में शीर्ष रैंकिंग के विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बुधवार को जारी ताज़ा रैंकिंग में पंत बल्लेबाजों की सूची में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो कि करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। तो ये आज का यानी 21 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।